हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र विषय का अध्ययन करेंगे और फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आप लोगों को अभी दूसरे यूनिट का अध्ययन करा रहा हूँ। पहले यूनिट का अध्ययन हम लोगों ने भली भांति कर लिया है और पहले यूनिट से संबंधित जो भी थ्योरेटिकल चीज़ें थी वो मैंने आप लोग को अध्ययन करा दिया है। उसके साथ साथ मैंने आप लोग को इस यूनिट से आने वाले एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे ये सारी चीज़ें आप लोग को बता देंगे। और दूसरे यूनिट में हम लोगों ने शिक्षा के कार्य के बारे में अध्ययन करना शुरू किया है और शिक्षा के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं मैंने आप लोग को बताया था कि 8-9 पॉइंट्स में इनको हम लोग को देखना है, जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में 2 महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में देख लिया था। आज की क्लास में उसके आगे के कार्यों के बारे में पढ़ना है। और जैसा कि मैंने आप लोग को कहा था कि आपका जो ये सिलेबस है 8 यूनिट में डिवाइड है और मैं आप लोगों के एग्जाम के पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूंगा। आपके देखिए शुरुआती यूनिट के जो सिलेबस हैं वो थोड़े से बड़े हैं, उसके बाद के जो यूनिट्स हैं 1-2 यूनिट उनके सिलेबस छोटे हैं, फिर उसके बाद जो आपका 5वां से लेके 8वां यूनिट है वो थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरीके से छोटे बड़े यूनिट करके आपको 8 यूनिट पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को सारा चीज़ जो है एकदम सीरियल वाइज कराऊंगा और आप लोग बेफिक्र होकर ये सारी क्लासेस को देखिए, इसको नोट्स बनाइए और अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का देखिए टॉपिक वही है जो पिछली क्लास का था, बस क्या है कि ये जो शिक्षा के कार्य की दूसरी क्लास है, यानी शिक्षा के कार्य में हम लोगों ने जो चीज़ें पिछली बार पढ़ी हैं उसके आगे की चीज़ों को आज हम लोग को पढ़ना। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हाँ देखिए, हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का जो शिक्षा शास्त्र विषय है उसका अध्ययन कर रहे हैं और आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है शिक्षा के माध्यम से कौशल अर्जन किस तरीके से होता है, यानी एक्विजिशन ऑफ स्किल्स थ्रू एजुकेशन। ठीक है, तो एजुकेशन के माध्यम से हम कौशल का अर्जन कैसे करते हैं, कौशल को अर्जित कैसे करते हैं। तो देखिए, शिक्षा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य जो है कौशल का अर्जन भी है, जिसको हम लोग एक्विजिशन ऑफ स्किल भी कहते हैं अंग्रेजी में। शिक्षा केवल देखिए ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि यह व्यक्ति को जीवन यापन करने, समस्या का समाधान करने, सामाजिक सहभागिता और आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक व्यवहारिक एवं बौद्धिक कौशल भी प्रदान करती है। यानी शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं है, नई नई चीज़ें आपको सिखाना नहीं है, समस्या का समाधान नहीं करना है, सामाजिक सहभागिता नहीं लाना है, आत्मनिर्भर नहीं बनाना है, बल्कि उसके साथ साथ आपके अंदर नए नए व्यवहारिक और बौद्धिक कौशलों का भी विकास करना है। इनको देखिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए शिक्षा क्या कार्य करती है कि मूलभूत कौशल का विकास करती है, यानी डेवलपमेंट ऑफ बेसिक स्किल्स। इसके अंतर्गत देखिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, शिक्षा पढ़ना, लिखना और गणना करनी जैसी बुनियादी क्षमताएं विकसित करती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा पढ़ना, लिखना और गणितीय गणना सिखाना, ये शिक्षा का देखिए सबसे बेसिक स्किल्स के रूप में माना जाता है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा है व्यावसायिक एवं तकनीकी कौशल, यानी वोकेशनल एंड टेक्निकल स्किल्स। शिक्षा व्यक्ति को देखिए रोजगार योग्य बनाने के लिए तकनीकी और व्यावसायिक तथा व्यवहारिक कौशल प्रदान करते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्लास 10 के बाद ही ITI करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं, या फिर बहुत से ऐसे स्टूडेंट आप लोग देखेंगे कि इंटर के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं। तो इस तरीके से जो लोग तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा हासिल करते हैं तो वो उनके लिए जीवन में क्या होता है कि व्यवहारिक कौशल उत्पन्न करता है और उनको आत्मनिर्भर बनाने का कार्य करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए ITI, पॉलिटेक्निक, इसके अलावा देखिए पॉलिटेक्निक में बढ़ईगिरी, बिजली मिस्त्री, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आदि सिखाया जाता है। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर बच्चों को नए नए स्किल्स सिखाकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाता है और रोजगार उन्मुख बनाया जाता है। इसके बाद फिर देखिए तीसरा प्रकार का कौशल क्या डेवलप करती है शिक्षा, सोशल स्किल्स। इसके अंतर्गत शिक्षा व्यक्ति को सहयोग, संचार, नेतृत्व, टीम वर्क और सामाजिक संबंधों के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करती है। यानी समाज में किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बालक को कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करना है, उसकी स्किल्स कैसे डेवलप होगी, उसको कैसे बातें करना है यानी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप होगी, नेतृत्व कौशल कैसे डेवलप होगा,
टीम वर्क का जो स्किल है वो कैसे डेवलप होगा, और सामाजिक संबंधों के लिए और भी आवश्यक कौशल प्रदान करती है। इसके उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कोई बच्चा है क्लास में कैसे ग्रुप एक्टिविटी करता है, समूह गतिविधियां कैसे वो करता है, यानी समूह में उसको जब काम करने के लिए दिया जाए या अपने क्लास के बच्चों के साथ कोई एक्टिविटी करने के लिए दिया जाए तो उसमें कैसे परफॉर्म करता है। अगर क्लास में या स्कूल में कोई नाटक प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो उसमें कैसे बच्चे परफॉर्म करते हैं, कैसे वो अपना कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रयोग करते हैं। अगर वाद विवाद प्रतियोगिता हो जाए तो उसमें बच्चे कैसे एक दूसरे से बातें करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं, कैसे टीम वर्क भावना वहाँ पर दिखाते हैं। उसके अलावा देखिए, कोई खेल हो जाए, फुटबॉल मैच हो जाए, तो इस तरीके से जो है बच्चों के अंदर सामाजिक कौशल का जो विकास है वो शिक्षा के माध्यम से होता है। अगला देखिए, समस्या समाधान एवं चिंतन कौशल, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग स्किल। ये देखिए कैसे होता है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति में तार्किक चिंतन, रचनात्मकता और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित करती है। उदाहरण के लिए देखिए, गणित और विज्ञान की जो प्रायोगिक गतिविधियां होती, यानी जो प्रयोग होते हैं, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है बच्चों से, तो उससे उनके अंदर क्या होता है, तार्किक चिंतन और रचनात्मकता तथा समस्याओं को हल करने के कौशल विकसित होता है। इसके अलावा देखिए, प्रोजेक्ट आधारित जो बच्चों को लर्निंग कराई जाती है, विभिन्न प्रकार के टॉपिक पर उनको प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनके अंदर समस्या समाधान और चिंतन कौशल का विकास होता है। इसके अलावा देखिए, शिक्षा जीवन कौशल सिखाती है, लाइफ स्किल। इसके अंतर्गत शिक्षा देखिए कैसे आत्म प्रबंधन किया जाता है, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, भावनात्मक नियंत्रण कैसे किया जाता है, इमोशनल कंट्रोल कैसे किया जाता है, निर्णय निर्माण क्या, डिसीजन मेकिंग कैसे की जाती है, या फिर हेल्थ संबंधी जो व्यवहार हैं उससे जुड़े कौशल का विकास करती है। उदाहरण के लिए देखिए, विद्यालयों में जीवन कौशल शिक्षा के अंतर्गत आत्मविश्वास, सहानुभूति, समय प्रबंधन आदि पर प्रशिक्षण बच्चों को दिया जाता है। कैसे उनको अपने आप में सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करना है, कैसे उनको एक दूसरे के प्रति सिंपैथी क्रिएट करनी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, तो ये सारी स्किल्स शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों के अंदर डेवलप होती है। विभिन्न प्रकार के टेस्ट आयोजित किया जाता है, उसमें देखिए एक लिमिटेशन टाइम दे दिया जाता है और उस टाइम के अंतर्गत बच्चों को वो चीज़ हल करना होता है, तो उससे उनके अंतर्गत टाइम मैनेजमेंट की जो है स्किल डेवलप हो जाती है। आत्मविश्वास, बच्चे को सिखाया जाता है कि कैसे अपने दम पर कोई चीज़ करनी है, किसी का हेल्प नहीं लेना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है बच्चों को लाइफ स्किल्स के रूप में सिखाई जाती हैं। इसके बाद फिर देखिए, सांस्कृतिक एवं नैतिक कौशल के अंतर्गत क्या सिखाया जाता है, जिसमें कल्चरल एंड मोरल स्किल्स भी इसको कहा जाता है। तो देखिए, शिक्षा व्यक्ति को अपने समाज की सांस्कृतिक परंपराओं और नैतिक मूल्यों के अनुरूप आचरण के लिए कौशल प्रदान करती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत से पढ़ने में स्टूडेंट जो तेज होते हैं वो भी अपने समाज की विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को, विभिन्न प्रकार के नैतिक मूल्यों का पालन करते हैं, विभिन्न प्रकार के पहनावे पहनते हैं। देखिए, आप लोग देखेंगे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि जो अपने त्योहारों के समय या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी जो सांस्कृतिक पोशाक होते हैं उसको पहनते हैं, अपने जो समाज के नैतिक मूल्य होते हैं, अपने परिवार के जो नैतिक मूल्य होते हैं उसके अनुसार देखिए पूजा पाठ में शामिल होते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो शिक्षा के माध्यम से ही आती हैं। ये सब कैसे आती हैं, जब बच्चों को देखिए स्कूल में जाते हैं तो प्रार्थना सभा कराई जाती है, प्रार्थना होती है, सामुदायिक सेवा विभिन्न प्रकार की कराई जाती है, विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय पर्वों में बच्चों को भागीदार बनाया जाता है। हर वर्ग के लोगों को, जैसे मुस्लिम को जो त्यौहार होता है, हिंदुओं का जो त्यौहार होता है, ईसाइयों का जो त्यौहार होता है, तो उसमें देखिए आप लोग देखते होंगे कि 25 दिसंबर के दिन जो हिंदू बच्चे हैं, चाहे मुस्लिम बच्चे हैं, चाहे क्रिश्चियन बच्चे हैं, सभी लोग देखिए सांता क्लॉज बनते हैं। तो क्रिसमस का त्यौहार जो है मनाया जाता है तो बच्चे उसमें उस तरीके के लाल पोशाक पहनकर, लाल टोपी पहनकर परफॉर्म करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे उनके अंतर्गत सांस्कृतिक और नैतिक कौशल का विकास होता है। अब देखिए, इसको संक्षेप में कैसे कहा जा सकता है कि शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान प्रदान करना ही नहीं बल्कि व्यक्ति को व्यवहारिक, व्यावसायिक, सामाजिक और जीवन कौशल से सुसज्जित करना है। यानी शिक्षा का काम केवल नए नए नॉलेज, नए नए फैक्ट ही नहीं देना है, बल्कि व्यक्ति को क्या बनाना है, प्रैक्टिकल बनाना है, व्यवहारिक बनाना है, व्यावसायिक बनाना है, वोकेशनल बनाना है, सोशल बनाना है, लाइफ स्किल से उसको सुसज्जित करना है, ताकि वह बदलते हुए समाज और परिस्थितियों में सफलतापूर्वक जीवन
जी सके। यानी इतनी सारी स्किल्स नहीं रहेंगी तो कोई भी बालक, कोई भी व्यक्ति इस बदलते हुए समाज में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सकता। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों को शिक्षा के माध्यम से सिखाया जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला दूसरा कार्य क्या है शिक्षा का, मानवीय मूल्यों का अर्जन एवं सृजन, यानी एक्विजिशन एंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है कि शिक्षा का कार्य मानवीय मूल्यों के अर्जन एवं सृजन में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे समझने के लिए देखिए हम इसे दो भागों में देख सकते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं कि मानवीय मूल्यों का अर्जन, और फिर उसके बाद देख लेते हैं सृजन। तो देखिए मानवीय मूल्यों का अर्जन यानी एक्विजिशन ऑफ ह्यूमन वैल्यू, इसमें देखिए शिक्षा क्या करती है, शिक्षा व्यक्ति को मौलिक मानवीय मूल्यों को सीखने, अपनाने और अपने व्यवहार में ढालने का अवसर देती है। यानी किसी चीज को सीखकर, अपनाकर और फिर उसको अपने व्यवहार में ढालने का जो है अवसर देती है। जैसे देखिए प्रमुख कार्य इसके क्या क्या है कि ज्ञानार्जन के माध्यम से मूल्य ग्रहण करना। इसमें देखिए क्या होता है कि शिक्षा छात्रों को नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराती है। उदाहरण के लिए जैसे देखिए इतिहास पढ़कर छात्र त्याग, साहस और देशभक्ति के मूल्य सीखते हैं। देखिए जब बच्चों को इतिहास विषय पढ़ाया जाता है तो इतिहास विषय में हमारे देश में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरीके से त्याग किया है, बलिदान दिया है, तो उससे हमारे अंदर क्या डेवलप किया जाता है, त्याग की भावना, साहस की भावना और देशभक्ति की भावना। उसी प्रकार से देखिए इसमें अनुकरण और आदर्शों से प्रेरणा लेने का सिखाया जाता है। जैसे देखिए शिक्षक, माता पिता और समाज में महान व्यक्तित्वों के जीवन से जो है बच्चे कुछ न कुछ अर्जित करते हैं। जैसे बहुत से बच्चे होते हैं जो अपने माता पिता से बहुत सी चीज़ें अर्जित करते हैं, कुछ बच्चे अपने शिक्षकों से अर्जित करते हैं और कुछ बच्चे जो है समाज में महान व्यक्तियों के द्वारा जो कुछ भी उनके द्वारा कार्य किया गया है उनसे कुछ न कुछ सीखते हैं और अर्जित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए बच्चों को गांधी जी का जीवन पढ़ाकर उनके अंदर अहिंसा और सत्य के मूल्य अर्जित कराए जाते हैं। उसी प्रकार से देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में पढ़ाकर उनके अंदर वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित किया जाता है, उनके अंदर सादगी को विकसित किया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों के अंदर अनुकरण करा के प्रेरणा को डेवलप किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए किस तरीके से सामाजिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। शिक्षा के द्वारा विद्यालय में देखिए बच्चों को अनुशासन, सहयोग, सहिष्णुता और समानता का वातावरण बनाकर बच्चों के अंदर ये चीज़ें डेवलप की जाती हैं। उदाहरण के लिए देखिए विभिन्न प्रकार के समूह कार्य जैसे ग्रुप एक्टिविटी से सहयोग एवं सहभागिता के मूल्य बच्चों के अंतर्गत अर्जित। अब देखिए मानवीय मूल्यों का सृजन, ये सब हम लोगों ने देखा। अभी मानवीय मूल्यों का अर्जन, अब देखिए इसमें मानवीय मूल्यों का सृजन कैसे होता है। तो देखिए शिक्षा केवल पहले से विद्यमान मूल्यों को ग्रहण कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि नए संदर्भों में नए मूल्यों का सृजन भी करती है। यानी कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है पहले से विद्यमान मूल्यों को केवल ग्रहण ही नहीं कराती है, बल्कि नए नए मूल्यों का सृजन भी कराती है। नए नए मूल्य जो है एक्टिवेट कराती है, निर्माण कराती है। ठीक है, जैसे देखिए नवीन परिस्थितियों के अनुरूप नए मूल्यों का विकास, यानी जैसे परिस्थिति आए उसी प्रकार से नए मूल्य को जनरेट करना, डेवलप करना। जैसे देखिए आधुनिक शिक्षा तकनीकी विकास और सामाजिक बदलाव के अनुसार नए मूल्य उत्पन्न करती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए डिजिटल शिक्षा से सूचना साझा करने की पारदर्शिता और वैश्विक सहयोग के मूल्य विकसित हुए हैं। यानी देखिए जब डिजिटल शिक्षा आजकल बच्चों को दी जाने लगी है तो उससे उनके अंदर क्या डेवलप हो रहा है, नए स्किल्स के रूप में कि सूचना कैसे साझा किया जाता है, सूचना को साझा करने के लिए किस प्रकार की पारदर्शिता रखनी होती है और इस प्रकार से कैसे हम वैश्विक सहयोग एक दूसरे के साथ, जुड़ाव के साथ उत्पन्न करते हैं। ये सारी चीज़ों को शिक्षा के माध्यम से विकसित किया जाता है। इसके बाद देखिए समस्या समाधान एवं आलोचनात्मक चिंतन। इसमें देखिए क्या होता है कि शिक्षा व्यक्तियों में स्वतंत्र रूप से चिंतन करने और उनके अंतर्गत रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। उदाहरण के लिए देखिए पर्यावरण शिक्षा से सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रकृति संरक्षण के नए मूल्य उत्पन्न होते हैं। यानी किसी बच्चे को पर्यावरण शिक्षा के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है तो पर्यावरण शिक्षा के बारे में अध्ययन करने के बाद उसके अंतर्गत सतत विकास
और प्रकृति संरक्षण के नए मूल्य उत्पन्न होते हैं। यानी सतत विकास के बारे में अच्छे तरीके से समझ जाता है और उस चीज़ को फॉलो करने लगता है और भी लोगों को फॉलो करने के लिए कहता है। उसके अलावा प्रकृति के संरक्षण के नए नए उपाय वो खुद से डेवलप करता है और लोगों को सिखाता है। इसके अलावा देखिए, मानवता और वैश्विक दृष्टिकोण का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत देखिए क्या होता है कि शिक्षा नए युग के अनुरूप विश्व बंधुत्व, समानता और बहुलतावाद जैसे मूल्यों को उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अध्ययन से छात्रों में विश्व शांति और सर्वधर्म स्वभाव जैसे मूल्य सृजित। अब देखिए, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोग के इसी पेपर में ही लास्ट में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसके बारे में हमको पढ़ना है। तो उन संस्थाओं के बारे में पढ़ने से हमको अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय शांति की भावना का विकास होता है और ये चीज़ें हम नए रूप में और लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, जिससे क्या होता है कि इससे हमारे नए स्किल्स का सृजन होता है। इसको देखिए संक्षेप में कैसे देखा जा सकता है कि अर्जन का मतलब क्या होता है कि परंपरागत पूर्वजों से मिले मूल्यों को अपनाना। यानी अर्जन का मतलब क्या हो गया कि हमारे परंपरागत समाज में जो चीज़ें चली आ रही हैं या हमारे पूर्वजों के द्वारा जो चीज़ें की गई हैं उसको हमको हासिल करना, उसको प्राप्त करना, उसको अपनाना। ठीक है, जैसे सत्य, अहिंसा, सहयोग और समानता। और सृजन का मतलब क्या होता है कि बदलते हुए युग के अनुसार नए नए मूल्यों का निर्माण करना, जैसे पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल नैतिकता, वैश्विक सहयोग। ये सब चीज़ें क्या आती हैं, नई चीज़ें सृजन की जाती है। और ये सब चीज़ें सत्य, अहिंसा, सहयोग, समानता ये पहले से चली आ रही हैं तो हम उसको अपनाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे अर्जन का उदाहरण क्या है कि महात्मा गांधी जी के जीवन से अहिंसा का मूल्य अपनाना। और सृजन का उदाहरण जैसे देखिए, वर्तमान समय में डिजिटल नागरिकता और साइबर नागरिकता जैसे मूल्यों का निर्माण करना। देखिए आजकल देखते हैं आप लोग कि बहुत सारी डिजिटल धोखाधड़ी देखने को मिलती है, बहुत सारी जो है साइबर सिटीजनशिप के बारे में देखने को मिलता है कि आप लोग अमेरिका का नेटवर्क, दूसरे देश का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं और उसमें सही तरीके से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं कर रहे हैं, तो कहा जाता है कि आप एक तरह से साइबर नैतिकता को पालन कर रहे हैं। अगर आप धोखाधड़ी करते हैं, किसी के साथ चीटिंगबाजी करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, तो कहा जाएगा कि आप साइबर नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये नए मूल्यों के सृजन और निर्माण में शिक्षा का भूमिका है। अब देखिए अगला है सामाजिक एकता या एकजुटता में शिक्षा की भूमिका। यानी सामाजिक रूप लोगों को कैसे एकजुट किया जाए और कैसे उनके अंतर्गत एकता डेवलप की जाए, इसके लिए शिक्षा की क्या भूमिका है। तो देखिए, शिक्षा का एक प्रमुख कार्य समाज में एकजुटता, जिसको कोहेजन कहते हैं, और सामाजिक एकता, यूनिटी स्थापित करना है। शिक्षा व्यक्ति और समाज के बीच देखिए सेतु का कार्य करती है तथा विविधताओं के बीच सामंजस्य। जिस प्रकार से देखिए एक पुल जो होता है दो किनारों को जोड़ता है, दो जगहों को आपस में जोड़ता है नदी के पार करने के लिए, ये क्या करता है कि एक सहारे के रूप में कार्य करता है। तो उसी प्रकार से शिक्षा जो होती है उसी सेतु की भांति कार्य करती है और समाज में विभिन्न प्रकार की जो विविधताएं हैं उनके बीच में सामंजस्य लाती है। पहला देखिए इसके अंतर्गत क्या काम करती है, सांस्कृतिक एकता के लिए काम करती है, यानी कल्चरल कोहेजन के लिए। इसमें देखिए क्या करती है शिक्षा सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और साझा धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करती है। जैसे देखिए विविध भाषाओं, धर्मों, रीति रिवाजों को समझने और उनका सम्मान करना सिखाती है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही हम विविध प्रकार के जो धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की रीति रिवाज हैं, विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, उनको समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए विद्यालयों में राष्ट्रीय पर्वों को मनाया जाता है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के सामूहिक उत्सव मनाए जाते हैं जिसमें बच्चों में साझा पहचान और एकता की भावना पैदा। अब देखिए जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाए जाते हैं तो ये देखिए भारत के सभी राज्यों में मनाए जाते हैं। तो भारत के सभी राज्यों में मनाए जाने की वजह से क्या होता है कि हमारे देश में किस तरीके से सांस्कृतिक एकता, सामाजिक एकता, राजनीतिक एकता डेवलप की जाए। क्योंकि देखते होंगे आप जब जनगण मनगण गाते हैं तो इसमें पूरे देश की एकता के बारे में, जुड़ाव के बारे में बताया गया है। तो इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर इन सारी चीज़ों का विकास होता है। इसके बाद फिर देखिए राष्ट्रीय एकता की भावना। इसके अंतर्गत देखिए शिक्षा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाले मूल्यों जैसे लोकतंत्र, समानता,
धर्मनिरपेक्षता और न्याय का संचार करती है। इसके लिए देखिए क्या होता है कि जब हम पाठ्य पुस्तकों में स्वतंत्रता संग्राम के वीरों की गाथाएं बच्चों को पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, तो इससे देखिए बच्चों को हम सब भारतीय हैं की भावना सिखाई जाती है। देखिए आप पढ़ते होंगे कि अपने देश में स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन चलाया गया था, इसमें अपने देश के सभी भागों के स्वतंत्रता सेनानियों ने, आंदोलनकारियों ने मिलकर एकता की भावना के साथ अपने देश को आज़ाद कराया और उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश के बच्चों के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित। उसी प्रकार से आप लोग देखते होंगे कि जब कभी राष्ट्रीय खेल का आयोजन होता है, अंतर्राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाता है, तो उसमें देखिए हमारे भारत की जो टीम होती है उसमें भारत के सभी राज्यों के लोग जो है खिलाड़ी के रूप में वहाँ पर हिस्सा लेते हैं। वो देखिए जितने भी खिलाड़ी होते हैं वो सभी राज्यों के होते हैं और हम लोग उसमें ये राज्य नहीं देखते बल्कि ये देखते हैं कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना विकसित होती है। इसके बाद फिर देखिए इससे सामाजिक समानता और समावेशन की भावना का विकास होता है, सोशल इक्वलिटी एंड इंक्लूजन। जैसे देखिए शिक्षा के द्वारा जाति, लिंग, धर्म, भाषा या क्षेत्रीय भेदभाव को कम किया जाता है और समान अवसर प्रदान करता है। जैसे देखिए शिक्षा जो है जब अच्छे तरीके से प्राप्त कर ली जाती है तो शिक्षित व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र इन सारे भेदभाव को छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलकर और काम को करना चाहता है और जीवन में बेहतर करता है, प्रगति करता है, उन्नति करता है। जो लोग इन सारी चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं, इस तरीके के भेदभाव करते हैं, उनका विकास देखिए सही तरीके से नहीं हो पाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए हमारे देश में सर्व शिक्षा अभियान या राइट टू एजुकेशन ने समाज को सभी वर्गों को साथ बढ़ने का अवसर देकर सामाजिक मेलजोल और एकजुटता बढ़ाई। यानी अपने देश में जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया या शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, तो इससे देखिए किसी एक वर्ग या किसी एक जाति, किसी धर्म या किसी क्षेत्र के लोगों को फायदा नहीं हुआ। इससे क्या हुआ, पूरे देश के बच्चों को फायदा हुआ। तो इससे क्या होता है कि अपने देश में सामाजिक समानता और समावेशन का विकास होता है। ठीक है, फिर देखिए लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू। तो इससे देखिए शिक्षा सहिष्णुता, संवाद, सहयोग और सहभागिता जैसे लोकतांत्रिक गुणों का विकास करती है। जैसे विद्यालयों में देखिए स्टूडेंट काउंसिल या कक्षा प्रतिनिधि चुनाव, छात्र जो करते हैं चुनाव, उसमें देखिए सहयोग और सहभागिता का अनुभव करते हैं। देखिए बहुत से स्कूलों में, बहुत से कॉलेजों में आप लोग देखते होंगे कि छात्र संघ का चुनाव होता है, स्टूडेंट काउंसिल का चुनाव होता है। तो इससे देखिए उनके अंतर्गत लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। कैसे लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जाते हैं, कैसे किसी एक समूह के या किसी एक छात्र को विजयी घोषित किया जाता है। कोई दूसरा छात्र अगर विजयी नहीं घोषित होता है तो फिर भी वह उस हार को स्वीकार करता है और फिर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर अच्छे तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए सामाजिक नियंत्रण और अनुशासन, यानी सोशल कंट्रोल एंड डिसिप्लिन। तो शिक्षा देखिए समाज के द्वारा स्वीकृत नियमों और आचरण मानकों को सिखाती है, जिससे अनुशासन और व्यवस्था बनी रहती है। उदाहरण के लिए देखिए विद्यालयों में आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर प्रेरित करता है। देखिए आप जिस भी विद्यालय में पढ़ते होंगे वो विद्यालय जिस समाज के अंतर्गत आता होगा, जिस परिवेश के अंतर्गत आता होगा, जिस क्षेत्र के अंतर्गत आता होगा, तो उस क्षेत्र की जो आचार संहिता होती होगी, कोड ऑफ कंडक्ट होता होगा, उसका पालन उस विद्यालय में किया जाता होगा और बच्चों से करवाया जाता होगा। तो उससे क्या होता है कि बच्चे अपने समाज के जो नियंत्रण की बनाई गई विधियां हैं, जो अनुशासन है, उससे परिचित होते हैं और उसका पालन अपने जीवन में करते हैं। इसके बाद फिर देखिए इससे साझा पहचान और नागरिकता का विकास होता है, यानी कॉमन आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप। देखिए शिक्षा साझा राष्ट्रीय पहचान और जिम्मेदार नागरिकता का बोध कराती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए संविधान और नागरिक शास्त्र विषय का अध्ययन विद्यार्थियों को अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी देता है, जिससे वे समाज में एकजुटता बनाए रखते हैं। जैसे देखिए आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के विषयों में देखिए नागरिक शास्त्र पढ़ाया जाता है, संविधान के बारे में पढ़ाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ाने का मकसद यही है कि आप अपने देश के लोगों के अधिकारों को, अपने अधिकारों को जानें और कैसे आपके कौन कौन से कर्तव्य संविधान में बताए गए हैं, आप अपने देश के लोगों के साथ मिलकर आपको कैसे उन कर्तव्यों का पालन करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको इसके माध्यम से सिखाया जाता है, संविधान और नागरिक शास्त्र के माध्यम से।
आप लोगों के इस पेपर में भी एक यूनिट जो है अपने देश के संविधान से संबंधित दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि संविधान में शिक्षा से संबंधित कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, अपने देश का संविधान शिक्षा के लिए क्या उपाय करता है और इससे अपने देश के नागरिकों को क्या फायदा होता है। ये सारी चीज़ें भी आप लोग को आगे पढ़ने को मिलेंगी। अब देखिए, इसको संक्षेप में हम कैसे देख सकते हैं कि शिक्षा सामाजिक एकता का स्तंभ है। यह न केवल विविधताओं को जोड़ती है बल्कि साझा संस्कृति, समानता, राष्ट्रीयता और सहयोग की भावना का निर्माण करती है। इसी कारण इसे सामाजिक एकता का माध्यम भी कहा जाता है। ठीक, आप देखिए शिक्षा का अगला जो है अगला कार्य कि अवकाश के लिए शिक्षा, यानी एजुकेशन फॉर लीजर, यानी जब कोई व्यक्ति अवकाश का मतलब होता है कि फुर्सत का पल, खाली समय। ठीक है, तो वो खाली समय में शिक्षा किस तरीके से उसको सही तरीके से उपयोग करना सिखाती है। जैसे देखिए, इसका असर है कि शिक्षा केवल रोजगार, व्यवसाय या आजीविका के लिए ही नहीं है, यानी शिक्षा केवल रोजगार करना सिखाती नहीं है, व्यवसाय करना सिखाती नहीं है, आजीविका चलाना नहीं सिखाती नहीं, बल्कि शिक्षा यह भी सिखाती है कि आप अपने फुर्सत के पलों के, अपने खाली समय का कैसे सदुपयोग करेंगे। जैसे देखिए, बल्कि यह व्यक्ति को अवकाश समय यानी लेजर टाइम को सार्थक, रचनात्मक और आनंददायक बनाने की क्षमता भी प्रदान करती है। यानी आप अपने खाली समय को, अपने फुर्सत के पलों को किस तरीके से सार्थक बना सकते हैं, किस तरीके से क्रिएटिव बना सकते हैं और किस तरीके से आनंददायक बना सकते हैं, यह शिक्षा के माध्यम से ही अच्छे तरीके से सीखने को मिलता है। देखिए, अवकाश के लिए शिक्षा का कार्य कौन कौन सा है। पहला क्या है कि सार्थक अवकाश व्यतीत करने की क्षमता व्यतीत करें, यानी किसी व्यक्ति के अंतर्गत कैसे सही तरीके से अपने अवकाश को यूटिलाइज करना है। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे कि छुट्टी मिल जाती है तो वो आराम से सोते हैं, कोई काम नहीं करते, तो ये देखिए सार्थक तरीका नहीं है। बल्कि अगर आप शिक्षित हैं, शिक्षक को सही तरीके से आपने अर्जित किया है, हासिल किया है, तो आप अपने उस अवकाश को, अपनी छुट्टी को सही तरीके से उपयोग करेंगे। जैसे देखिए, शिक्षा व्यक्ति को यह सिखाती है कि वह अपने खाली समय को व्यर्थ न गंवाए, बल्कि उसे मनोरंजन, सृजन या आत्म विकास में लगाए। यानी अगर आपको छुट्टी मिली है, आपको खाली समय है, तो आप उसको क्या करिए, या तो मनोरंजन के रूप में इस्तेमाल करिए या फिर कुछ नई नई चीज़ों को सृजित करिए, खाली समय में कुछ नया बनाइए, और या फिर अपने आत्म विकास में लगाइए। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कोई छात्र संगीत सीखता है और खाली समय में वाद्य बजाकर अपना मन बहलाता है। अब जैसे देखिए, कोई स्टूडेंट है जो म्यूजिक सीख रहा है, तो म्यूजिक सीखने के लिए उसको क्या चाहिए, प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करने के लिए अगर उसको खाली समय है तो वो प्रैक्टिस भी कर लेगा, और उसी प्रैक्टिस के समय उसको उस म्यूजिक से, उस वाद्य यंत्र से आनंद भी मिलेगा। तो इस तरीके से क्या हो गया कि उसका प्रैक्टिस का प्रैक्टिस हो गया और खाली समय का यूटिलाइजेशन हो गया, और मनोरंजन के साथ। उसके बाद फिर देखिए, सांस्कृतिक और कलात्मक रुचियों का विकास कैसे होता है। शिक्षा देखिए कला, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य आदि में रुचि उत्पन्न करती है, जिससे व्यक्ति अपने अवकाश को रचनात्मक कार्यों में लगा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, कोई शिक्षक अपने अवकाश में कविताएं लिखता है या पेंटिंग करता है। बहुत से देखिए स्टूडेंट होते हैं, बहुत से टीचर होते हैं, जब उनको छुट्टी मिलती है तो वो क्या करते हैं, नई नई चीज़ों को लिखते हैं, लेख लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, या फिर बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि नई नई पेंटिंग बनाते हैं, कुछ नई नई रचनाएं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके खाली समय का, उनके अवकाश का सदुपयोग होता है। इसके बाद देखिए, तीसरा क्या काम होता है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। बहुत से लोग देखिए अवकाश के समय, छुट्टियों के समय क्या करते हैं, किसी न किसी प्रकार का खेल खेलते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं। ऐसी गतिविधियों के माध्यम से देखिए शिक्षा व्यक्ति को अवकाश समय में अपना कर तनाव मुक्त और स्वस्थ रहने की कला सिखाती है। यानी अगर आप खाली हैं, आपके पास समय है, तो आप क्या करिए, विभिन्न प्रकार के खेल खेल सकते हैं, या व्यायाम कर सकते हैं, या योग कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपके समय का सही तरीके से सदुपयोग भी हो जाएगा, आप तनाव मुक्त रहेंगे। ठीक, उदाहरण के लिए देखिए, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत से ऐसे टीचर हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है वो देखिए खास करके क्या करते हैं, या तो क्रिकेट या तो फुटबॉल खेलते हैं, जाके टेबल टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। बहुत से लोग योगाभ्यास करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका समय भी बीत जाता है और वो शारीरिक रूप से फिट भी रहते हैं, स्वस्थ भी रहते हैं। इसके बाद देखिए अगला काम क्या है,
खाली समय में सामाजिक सहयोग और सहभागिता। बहुत से लोग देखिए खाली समय में क्या करते हैं कि शिक्षा व्यक्ति को यह सिखाती है कि अवकाश समय को केवल निजी आनंद के लिए नहीं बल्कि सामाजिक कार्यों और सेवाओं में भी लगाया जा सकता है। अब देखिए बहुत से लोगों का कहना है कि अवकाश का मतलब केवल अपने लिए ही समय का उपयोग नहीं करना है, बल्कि कुछ समय देखिए सामाजिक सहयोग, सामाजिक कार्य, सामाजिक सेवाओं में भी लगाना है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कोई छात्र अपने अवकाश में पुस्तकालय में स्वेच्छा से कार्य करता है या वृद्धाश्रम में सेवा देता है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो लाइब्रेरी में जाकर अपने से काम करते हैं, किताबों को तितर बितर रहती हैं तो सजा देते हैं। तो इससे क्या होता है कि दूसरे स्टूडेंट को सुविधा होती है, किताबों को ढूंढने में परेशानी नहीं होती है। उसी प्रकार बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि कोई आश्रम है या कोई कला हो गई, कोई गुरुद्वारा हो गया, इन सब में जाकर सहभागी होते हैं और समाज की सेवा करते हैं। इसके बाद फिर देखिए आजीवन शिक्षा और शौकों का विकास। शिक्षा व्यक्ति को लगातार सीखने की प्रवृत्ति देती है। वह अपने अवकाश समय का उपयोग करके नए कौशल, नए शौक और ज्ञान अर्जित करने में समय व्यतीत करता है। जैसे देखिए एक विद्यार्थी है, उसको अवकाश मिला है, छुट्टी मिली है, तो वह अवकाश के समय में क्या करता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखता है या नई भाषा सीखता है। इससे क्या होता है कि उसके ज्ञान का विकास होता है, उसके अंदर नई स्किल का भी विकास होता है। उसके अलावा देखिए सकारात्मक व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जब अवकाश का सदुपयोग शिक्षा द्वारा सीखे हुए कौशलों में किया जाता है तो व्यक्ति अनुशासित होता है, आत्मनिर्भर होता है और संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए एक शिक्षक खाली है या कोई एक स्टूडेंट है खाली समय में है, तो वो क्या करेगा, बागवानी करके धैर्य और प्रकृति प्रेम विकसित करता है। ये भी एक प्रकार का क्या है कि जो है छुट्टियों का, अवकाश का सदुपयोग होता है। अब देखिए इससे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है कि अवकाश के लिए शिक्षा का मुख्य कार्य है व्यक्ति को ऐसा सक्षम बनाना कि वह अपने खाली समय को सार्थक, सृजनात्मक और सामाजिक हितकारी बना सके। यह शिक्षा व्यक्ति को केवल जीविका कमाने वाला नहीं बल्कि जीवन जीने का आनंद लेने वाला भी बनाती है। आप लोग देखते होंगे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अभी अपने फुर्सत के समय को सही तरीके से उपयोग करना नहीं जानते। या तो वो दिन भर काम करेंगे और छुट्टी मिलेगी भी तो या फिर दिन भर सोएंगे या दिन भर मोबाइल देखेंगे या दिन भर टीवी देखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने समय का, अपने अवकाश का सही तरीके से सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। शिक्षा आपको सही तरीका सिखाती है और जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं, नए नए कौशलों को सीख सकते हैं, नई चीज़ों की रचना कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे कार्य आपको शिक्षा के द्वारा ही करने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में हम लोगों ने शिक्षा के 3-4 कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक उदाहरण के साथ देखा। तो आपका देखिए लगभग इस यूनिट में 5-6 कार्य जो है हम लोगों ने शिक्षा के देख लिए। अब बाकी के बचे 2-3 और कार्य हैं जिसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने इन सारी चीज़ों को अपने कॉपी में नोट्स भी बनाया होगा। नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी प्रश्नों का उत्तर देते समय। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।